हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, जो बीए 4 सेम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेकर आए हैं, और श्रीदेव सुमन से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटेंट है। सभी की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। अब जल्दी से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप जुट जाइए, क्योंकि अभी से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तभी आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पहुंचाएं, और साथ ही नोट्स और क्वेश्चन बैंक हम डालने की कोशिश करेंगे। अभी जो हम लेकर आए हैं कंटेंट 4 सेम के लिए हिंदी का लेकर आए हैं, और को करिकुलम भी आपका अपलोड हो रहा है धीरे धीरे। कई सारे टॉपिक हमने अपलोड कर दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो टॉपिक है ये हिंदी से रिलेटेड है। हिंदी से हमने 3rd यूनिट आप तक पहुंचा दी है। अब ये जो यूनिट है हम 6 यूनिट लेकर आए हैं, जिसमें जीवनी है और आत्मकथा है। सॉरी, यहाँ पर 5th यूनिट है। ये 5th यूनिट में आपकी जीवनी और आत्मकथा है, और 7 यूनिट में आपका यात्रा व्रत है, और आपकी जो 7 यूनिट है उसमें स्मारक की अन्य विधाएं हैं। तो चलिए देख लेते हैं 6 यूनिट में यहाँ पर जीवनी क्या होती है, और इसकी परिभाषा क्या है, और इसके गुण क्या हैं। तो यहाँ पर जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना। किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। जीवनी का अंग्रेजी अर्थ बायोग्राफी है। जीवनी में व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित घटनाओं का कलात्मक और सौंदर्यता के साथ चित्रण होता है। जीवनी इतिहास, साहित्य और न्याय की त्रिवेणी होती है। जीवन में लेखक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन और यथेष्ट जीवन की जानकारी प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है, यानी कि वो जो होती है मूल, वहाँ पर सारी बातें बताई जाती हैं, यानी कि मौलिक। जीवन के अनेक भेद होते हैं, जैसे आत्मीयता जीवन, लोकप्रिय जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी, मनोवैज्ञानिक जीवनी, व्यक्तिगत जीवनी, कलात्मक जीवनी इत्यादि। ये इसके प्रकार हैं। आत्मकथा में भी व्यक्ति जीवन वृत्तांत लिखता है, परंतु वह स्वयं लिखा जाता है, जबकि जीवनी में लेखक किसी दूसरे के द्वारा जीवनी हमारी लिखी जाती है, उसी को हम जीवनी कहते हैं। वैसे आत्मकथा में भी जीवन परिचय ही होता है, और एक तरह से जीवनी में भी जीवन परिचय होता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में बन सकता है कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो मेन तो यही होता है कि जीवनी जो है दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जीवनी की परिभाषा क्या है? डेफिनेशंस ऑफ जीवनी। डॉक्टर रामकृपास DU प्रोफेसर के अनुसार पद्य के साथ साथ गद्य की बहुलता और उसमें विविध विधाओं की रचना पद्धति की प्रचुरता होने के कारण पुराने ढंग के चरित्र काव्य के स्थान पर नए ढंग के गद्य प्रचरित्र अथवा जीवन व्रत लिखने की परंपरा चली, जिसका संक्षिप्त व सर्वसम्मत परिभाषक नाम जीवनी है। तो जीवनी में अतीत का चित्रण, सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण होता है। जीवनी में लेखक व्यक्ति के जीवन संघर्षों के साथ साथ उसके आंतरिक स्वभाव और व्यक्तित्व का भी चित्रण करता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामनाथ सुमन ने क्या कहा है? जीवन की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी है। लेखक यहाँ नायक के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व को, रहस्य को, उसकी मुख्य जीवन धारा को खोलकर पाठकों के सामने रख देता है। वहाँ जीवनी लेखन कला सार्थक होती है। ऊपर से मनुष्य के दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी लेखन कला संतुष्ट नहीं होता है। वह उस आवरण को भेद कर अंततः स्वरूप और आंतरिक सत्य को प्रत्यक्ष करती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली आपकी जो परिभाषा है। बाबू गुलाब राय ने जीवनी के उन्मुक्त स्वरूप को ध्यान में रखते उसकी परिभाषा प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया है कि जीवनी घटनाओं का अंकन नहीं वरन चित्रण है। वह साहित्य की विधा है, उसमें साहित्य और काव्य के सभी गुण हैं। वह एक मनुष्य के अंतर और बाह्य स्वरूप को कलात्मक निरूपण है। तो सभी की समझ में आ गया होगा कि जीवनी क्या है तीनों परिभाषाओं के माध्यम से। चलिए आगे चलते हैं। अब जीवनी के गुण क्या होने चाहिए? जीवनी गद्य साहित्य की ऐसी विधा है जिसमें कला, आलोचना और विवेचना को मिली जुली प्रक्रिया कार्य करती है। यानी कि जो किसी की जीवनी लिखता है वह उसकी कला के बारे में भी बताता है, उसकी आलोचना भी करता है, दोनों को मिलाकर ही वह उसका विवरण देता है। इसके तत्वों का निरूपण न तो उपन्यास, कहानी, नाटक आदि तत्वों के भांति हो सकता है, और न ही निबंध या आलोचना की भांति उसकी कसौटियाँ निर्धारित की जा सकती हैं। इसका एक अद्भुत प्रारूप होता है जिसमें कथा जो
लेखक जिसकी कथा लिखी जा रही है उसकी बारे में, उसका चरित्र कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं, इन सब के बारे में विवेचन किया जाता है। जीवनी लेखक को कुछ अनिवार्यता का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके बिना जीवनी एक पूर्ण और सफल जीवनी नहीं बन सकती। नेक्स्ट है, आज वर्तमान समय में जीवनी साहित्य की लोकप्रिय विधा है। इसमें लेखक और वैज्ञानिक दृष्टि और प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए। लेखन की कला जितनी कलात्मक होगी वह जीवनी उतनी ही प्रामाणिक समझी जाएगी। हिंदी साहित्य में इस विधा का भविष्य उज्जवल है। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि जीवनी क्या है, जीवनी के गुण क्या हैं, जीवनी की परिभाषा, और इसका जो क्वेश्चंस बनेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, और जितना आपको ये दे दिया गया मुझे लगता है सफिशिएंट रहेगा। चलते हैं आत्मकथा की तरफ। सन 1973 में प्रकाशित बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा का प्रथम अंग्रेजी संस्करण। साहित्य में आत्मकथा को क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को हम ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कहते हैं। यह संस्मरण यानी कि मेमोरी से मिलती जुलती लेकिन भिन्न है। हम जो संस्मरण लिखते हैं, किसी की याद में लिखते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, तो उसी से मिलता जुलता होता है ये, लेकिन उससे भिन्न है। जहाँ संस्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थितियों, अन्य घटनाओं के बारे में लिखता है, वहीं आत्मकथा में केंद्र लेखक खुद होता है। वह खुद के बारे में लिखता है, लेकिन जो उसके आसपास घटता है उन सब के बारे में लिखता है। केंद्र में लेखक है लेकिन उसके आसपास की घटनाएं हैं। संस्मरण में क्या है? आसपास की घटनाएं हैं। केंद्र में जो आसपास की घटना है, लिख कौन रहा है? एक लेखक लिख रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं, वहाँ आत्मकथा में केंद्र लेखक स्वयं होता है। आत्मकथा हमेशा व्यक्तिपरक होती है, यानी कि सब्जेक्टिव होती है, यानी वह लेखक के दृष्टिकोण में लिखी जाती है। इसमें लेखक अनजाने या जानबूझकर जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा भी सकता है, लेकिन बहुत से जो आत्मकथा लिखते हैं नहीं छुपाते हैं। अब वो अगर छुपाते भी हैं तो हद करके वो 10% या 5% ही छुपाते हैं, बाकी सारा वो कुछ लिखते हैं। लेकिन एक तरह से एक अच्छी आत्मकथा वही होती है जहाँ पर आप संपूर्ण अपने जीवन की व्याख्या करते हैं। इसमें लेखक अनजाने में जानबूझकर अपने महत्वपूर्ण छिपा सकता है या कुछ असत्य वर्णन भी कर सकता है। एक और आत्मकथा से व्यक्ति जीवन परिस्थितियों के बारे में पढ़कर पाठकों की जानकारी का मनोरंजन भी मिलता है कि ये व्यक्ति किन किन दौर से गुजरा था। एक तरह से एक मोटिवेशनल का भी आत्मकथाएं काम करती हैं। तो ऑटोबायोग्राफी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। चलते हैं आगे। हिंदी साहित्य में आत्मकथा प्रथम चरण कब शुरू हुआ? हिंदी में 17वीं शताब्दी में रचित बनारसी दास की अर्धकथानक 1641 ईस्वी में अपनी बेबाकी में चौंकाने वाली आत्मकथा रही। यह ब्रजभाषा में लिखी गई पद्यात्मक आत्मकथा है। बनारसी दास की अर्धकथानक के बाद एक लंबा कालखंड अभिव्यक्ति की दृष्टि से मौन मिलता है। इस लंबे मौन में दयानंद सरस्वती ने 1860 में, यानी कि 1841 के बाद सीधी 1808 में आई आत्मचरित से तोड़ा है, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा आत्मचरित और बनारसी दास ने अर्धकथानक। सरस्वती जी का स्वकथित जीवन वृत्तांत अत्यंत संक्षेप में भी उन्होंने वर्तमान तक पहुंचने की कथा का निर्वाह बड़ी चेतना के साथ किया है। चलते हैं आगे। सीताराम सूबेदार द्वारा रचित सिपाही से सूबेदार तक जैसी आत्मकथा अपने अंग्रेजी अनुवाद के अनेक संस्करणों में उपलब्ध है, परंतु इस आत्मकथा का अपने मौलिक रूप में हिंदी में नहीं उपलब्ध होना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसको आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब आते हैं द्वितीय चरण पर। 1876 और 1946। आपने 1841 से 1840 ऊपर देखा, 76 से 46, 1946। भारतेंदु की छोटे आत्मकथात्मक लेख एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती से प्रारंभ होती है। द्वितीय चरण में आत्मकथाओं की दृष्टि से अनेक छोटे बड़े प्रयोग होते हुए थे। छोटे से लेख में भारतेंदु जी समकालीन पंडित अंबिका दत्त व्यास ने निज वृत्तांत नामक आत्मकथा लिखी। इसके पास सत्यानंद अग्रोत्री ने मुझ में देव जीवन का विकास, स्वामी श्रद्धानंद कल्याण पथ का पथिक आदि जो है आत्मकथाएं प्रकाश में आईं। इस चरण में कई महत्वपूर्ण आत्मकथाएं लिखी गईं, जिसमें राधाचरण गोस्वामी का चरित्र, जीवन चरित्र। इसके बाद भाई परमानंद की आप बीती मेरी राम कहानी का प्रकाशन 1922 में हुआ। फिर इसके बाद 1924 में स्वामी श्रद्धानंद की कल्याण मार्ग का पथिक, हिंदी की यह प्रारंभिक आत्मकथा मानी जा सकती है।
चलते हैं आगे। रामप्रसाद बिस्मिल की जो है फांसी, जेल में फांसी के 2 दिन पूर्व लिखी हुई आत्मकथा। लाला लाजपत राय की आत्मकथा प्रथम भाग। कुछ ऐसी महत्वपूर्ण लघु आत्मकथाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद ने हंस का एक विशेष आत्मकथा अंक संपादित करके अपने यहाँ आत्मकथा विधा विकास की एक बड़ी पहल की थी। 1941 में ही प्रसिद्ध साहित्यकार श्याम सुंदर दास की आत्मकथा मेरी आत्मकहानी प्रकाशित हुई थी। संपूर्ण कृति में नागरिक प्रचार सभा की स्थापना, विकास गति, तत्कालीन हिंदी की स्थिति की उन्होंने चर्चा की है इस आत्मकथा के माध्यम से। फिर आगे है लास्ट में यहाँ पर तृतीय चरण, काफ़ी है इसमें, तृतीय चरण ही है लास्ट में, देख लेते हैं इसमें। तृतीय चरण में जो पहली आत्मकथा जा रही है बाबू राजेंद्र प्रसाद की, जो कि लिखी गई 1947 में। आत्मकथा में जीवन की दीर्घकालिक घटनाओं को दिखाया गया है। एक स्वचित्रण बिना किसी लाल बाग के तटस्थता के साथ आत्मकथा में संपादित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आत्मकथा को मात्र कृति ही नहीं इतिहास मानते थे। प्राय पिछले 25 वर्षों से हमारा देश किस स्थिति में पहुंच गया है, इसका सजीव और एक पवित्र देशभक्ति के हृदय में रंगा हुआ इतिहास पाठकों के इस आत्मकथा के माध्यम से मिल सकता है। स्वामी सत्यदेव परिवारजक की स्वतंत्रता की खोज में अर्थात मेरी आत्मकथा हिंदी की अत्यंत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। यशपाल जी की आत्मकथा सिंह अवलोकन का प्रकाशन लखनऊ से 3 खंडों में हुआ था। प्रथम खंड में लेखक के बाल्य शिक्षा तथा क्रांतिकारी दल के कार्यों का उल्लेख है। इसके बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रचुर प्रकाश पड़ा है। कृति में आंदोलन की घटनाओं की रहस्यात्मकता और रोमांचकता के साथ अपनी विशिष्ट क्रांतिकारी विचारधारा के महत्व को लेखक ने दिखाया है। चलते हैं आगे। 1956 में जानकी देवी बजाज की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा प्रकाशित हुई। लेखिका के अशिक्षित होने के कारण ऋषभ देव रांका ने इसे लिपिबद्ध किया था। इसी के साथ सेठ गोविंद दास की आत्मकथा के 3 भाग हैं, प्रयत्न, प्रत्याशा और नियतारित उपशीर्षक से आत्मनिरीक्षण शीर्षक से 1957 में प्रकाशित हुई। इसके बाद पांडे बेचैन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर प्रकाशित हुई। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा अत्यंत लोकप्रिय है, जो कि 4 भागों में डिवाइड है। और इसमें सबसे पहला जो उन्होंने लिखा है प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, द्वितीय खंड 1970 में नीड़ का निर्माण। फिर इसके बाद प्रथम खंड में जहां बच्चन ने अपने भाव जगत और यौवन के बारे में चित्रण किया है, वहीं उन्होंने कुल परिवेश पूर्व पुरुषों का भी अत्यंत रोचक सरस शैली में वर्णन किया है। इसके बाद तृतीय खंड में बसेरे से दूर में प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापक बनने और सह अध्यापक लोगों से द्वेष का चित्रण दिखाया है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति की दृष्टि से अनमोल व अत्यंत महत्वपूर्ण रचना घोषित किया है। इसके बाद 1970 में प्रकाशित निराला की आत्मकथा। इसके बाद मोरारजी देसाई की मेरी जीवन यात्रा और बलराज सैनी की मेरी पहली आत्मकथा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और जल्दी से इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वीडियो उन तक भी पहुंचती है जिसको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और शुरू में मैंने सभी को बता दिया था, ये BA 4 सेम का आपकी जो है 5 यूनिट से कंटेंट लिया गया है।